नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी और मेरे साथ जो आज शख्सियत हैं वो बेहद ख़ास हैं, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि महिलाओं को ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन गोरखपुर में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैम परमिशन दे सकती हैं, क्योंकि जो लाइसेंस आप तक जाता है उन सब की जिम्मेदारी मैम के पास होती है। तो लाउड स्पीकर 90 FM में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लाउड स्पीकर एफएम के सारे लिसनर्स को और आपको मैं अनीता सिंह आरटीओ का नमस्कार है। मैम, महिलाओं को बोला जाता है कि वो बहुत अच्छी ड्राइविंग नहीं करती हैं और आप इस सेक्टर में हैं, तो पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको कि आप इस सेक्टर में हो और ये महिलाओं को नॉर्मली बोला जाता है। एक्चुअली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक कहावत है कि ये महिलाओं के लिए कभी बना ही नहीं था वो, लेकिन धीरे धीरे मेरिट में लड़कियां आती गईं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे में काबिलियत की तो कहीं कमी नहीं है। इसलिए एक चैलेंजिंग के रूप में हमने इस जॉब को ज्वाइन किया और आज मैं देखती हूँ कि शायद मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ। और यहाँ पे लोगों को जो ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा आपने कहा कि महिलाएं नहीं अच्छा चलाती, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि पिछले विगत 5 वर्षों में महिला ड्राइवर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और आज एक इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स के रूप में वो उभर रही हैं और अपना काम स्वयं कर रही हैं, बिना किसी पति के डिपेंडेंसी और किसी और ड्राइवर के डिपेंडेंसी के अलावा। मैं इस जर्नी की अगर बात करें तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली एक इंसिडेंट से मेरी इस जॉब की शुरुआत हुई। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उनकी डेथ 96 में हो गई और तब मैं ग्रेजुएशन में थी। तो फिर एक पड़ाव आता है आपके ज़िंदगी में जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देता। वो पड़ाव मैंने 96 में झेला था और उसके बाद मुझे लगा कि एक अर्निंग मेंबर अगर आपका चला जाता है तो परिवार की क्या स्थिति होती है। वही स्थिति से उभरते हुए मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने फादर का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था कि उनकी बेटी कुछ करे। तो बस उनके सपने को लेकर मैं आगे बढ़ती गई और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमएससी बॉटनी की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने पीसीएस का एग्जामिनेशन दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन एज ए आरटीओ हो गया था। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन एज अ आरटीओ हुआ? एक दुनिया तब बदली थी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 1996 में, और एक दुनिया मेरी तब बदली जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2000 में। हमारा बैच 99 है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे बट ऑब्वियस है कि सब परिवार बहुत ज़्यादा खुश था और लेकिन मुझे ये संतुष्टि हो गई थी कि हाँ, अब मैं अपने परिवार को एक अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। अभी आपने बाहर बताया कि आपको मैथ्स पसंद है और फिर आप ड्राइविंग भी करती हैं और एज अ आरटीओ हैं, तो क्या ये चैलेंजेस फेस करने के लिए मतलब किक है आपके अंदर कि इस किक को किक करना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ अंदर से होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों लोगों ने एक फोमो बना रखा है कि नहीं, महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। शायद उन व्यक्तियों को नहीं पता है कि आज महिलाएं हर फील्ड में कर रही हैं। शायद इसी फोमो को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि नहीं, मैथ्स भी पसंद है, बायो भी पसंद है, बट जहाँ तक इस फील्ड में आने की बात है, इस फील्ड ने बहुत चैलेंजेस दिया मुझे और बहुत नाम और सम्मान भी दिया मुझे। मैम, अभी आपने चैलेंजेस की बात की। गोरखपुर सीएम सिटी है, तो कितना प्रेशर होता है काम करने को लेके? देखिए, यहाँ पे एक सीएम सिटी होने के नाते हम पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तो विभाग की जिम्मेदारी है ही है और साथ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद होने के नाते हम लोगों को बहुत ही व्यवस्थित रूप से काम करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं आपको ये बता दूं सोनी जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक क्लियर फंडा है कि आप अपना काम बिल्कुल ही मन से, लगन से और निष्ठा के साथ करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शायद मुझे इस गोरखपुर जनपद में आए हुए 2.5 साल हो गए हैं और मैंने कभी भी इस तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है जिससे मुझे जवाब देना पड़े। अच्छा, यहाँ पे हम गोरखपुर में या फिर कहते हैं उत्तर प्रदेश में चच्चा विधायक हैं वाला फंडा ज़्यादा चलता है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई आया हो, बोला कि हमारा चच्चा विधायक है, हमारा ज़रा लाइसेंस वाला काम जल्दी करा दीजिएगा? ऐसे इंसिडेंट्स तो हम लोग रोज़ ही झेलते हैं। मुझे जॉब करते हुए 22 साल हो गए शायद, और हर बार हर 10वें दिन पे एक ऐसा व्यक्तित्व ज़रूर हमारे सामने आ जाता है कि हमारे ये हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे लोगों को खुद ही पता है कि उनका काम कैसे होना है, तो आराम से हो जाता है उनका काम। कोई फ़नी मोमेंट जो कि आप शेयर करना चाहें? फ़नी मोमेंट के रूप में आपको बताएं कि जब मेरी नई नई जॉब लगी थी और मैं चेकिंग पे निकली थी गाड़ी में, और आई वॉज जस्ट अनमैरिड लाइक यू, बिल्कुल पतले दुबले थे,
और मैं जब गाड़ी से निकली और मैंने गाड़ी बंद की तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कहाँ है आरटीओ। तो आई वॉज सिटिंग ऑन द कार, कि मैं कार में थी और एवरीबडी इज़ मतलब कि कहाँ है आरटीओ, मिल नहीं रहे हैं और गाड़ी बंद कर कैसे चले जाते हैं। तो किसी ने बताया नहीं वो मैडम बैठी हुई हैं। तो कह रहे मैडम कैसे हो सकती, मैडम तो आरटीओ हो ही नहीं सकती हैं। इस फंडे को लेकर वो लोग आए थे और लास्ट में जब उन्होंने ऑफिस में मुझे बाद में बैठे हुए देखा तो 2 मिनट उनको शॉक हो, कह रहे मैडम ऐसा होता नहीं है लेकिन आप हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आज तक इस सीट पे कभी महिला नहीं बैठी है। तो एक ये फ़नी मोमेंट था कि मैं उनके दिमाग को मैं क्या ही कहूँ। उनको लगा कि कोई बहुत मोटा तगड़ा आदमी होगा। यस, क्योंकि ARTO का मतलब उनको लगता था कि खाया पिया खूब तंदुरुस्त व्यक्ति है, सिर्फ पुरुष ही हो सकता है, महिला कभी नहीं हो सकती है। अच्छा, अभी में अपने गोरखपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेके काफ़ी बातें चल रही हैं, तो क्या है ये हाई सिक्योरिटी नंबर और ये कैसे मिलेगा? ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक आपके जो गाड़ियों के वाहन के नंबर होते हैं उसका एक स्पेशल प्लेट है। इसको हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे सरकारी किसी भी प्रकार की व्हीकल हो, तो आपका HSRP लगाना अनिवार्य हो जाएगा। और चूँकि हम लोग जनता को समय समय पे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट माध्यम से हम लोगों ने, और कई बार हम लोगों ने जनता को अपने पम्पलेट्स बांट के इन लोगों को जागरूक भी किया है। ये जो HSRP है सबका लगाना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने नहीं लगाया है अब तक तो अवश्य लगा लें, क्योंकि इसका जुर्माना 5000 है अगर आपने नहीं लगाया, पकड़ा गया। और चूँकि बहुत बड़ी संख्या में वाहन हर जगह रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की थी। आपको मैं बता दूं सोनी कि 15 फरवरी के बाद सारी समय सीमाएं ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्लेट के लास्ट नंबर को उन्होंने बोला था कि जैसे 01 है तो उसकी मियाद अलग थी, 23 का अलग था, 45 का अलग था। तो ये सब करते हुए 9th नंबर तक की समय सीमा समाप्त हो गई है। और अब इसीलिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग जो HSRP नहीं लगाए रहते हैं, अब उनको हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लगाइए। और अगर जो HSRP नहीं लगाए हुए वाहन हैं उनका कार्यालय में भी कोई काम नहीं होता है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। siam.com एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है। नॉमिनल फ़ीस लगती है, आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है। जब आपकी प्लेट आ जाए तो आप जाके लगवा लीजिए। अच्छा मैम, RC ट्रांसफ़र को लेके लोगों में काफ़ी ये होता है कि RC हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा या इतना टाइम लगेगा। नॉर्मली लोग जब अगर व्हीकल ले रहे हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल ले रहे हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो RC कब ट्रांसफ़र होता है, कितने दिन में हो जाता है, इसका क्या प्रोसीड्यूर है? RC ट्रांसफ़र करने में सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्रेता और विक्रेता, सेलर एंड बायर की, और उनके फ़ोटोग्राफ्स की, और जो बायर होता है उसके आधार कार्ड की। और ये सारी प्रक्रिया जो ऑनलाइन पूरी कर लेता है तो मिनिमम 3 डेज़ में उनकी RC ट्रांसफ़र हो जाती है। और कोई भी डिफ़िकल्ट इसकी प्रक्रिया नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हर काम अब ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन हो गया है। तो आपको ऑफिस के भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करके अपने चीज़ों को अपलोड कर दीजिए और टाइम ले लीजिए उस चीज़ के लिए। और ये जो लाइसेंस है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं? बेसिकली जनता में 2-3 चीज़ों का बड़ा कन्फ्यूजन है। पहला है कि लाइसेंस की उम्र क्या है। तो उसके लिए हम आपको ये बता दें कि जो लाइसेंस का जो फर्स्ट एज है वो 16 ईयर्स है। अगर किसी ने 16 ईयर्स अपनी एज कंप्लीट कर दी है तो उसे विदाउट गियर लाइसेंस मिलना अनिवार्य है, मतलब वो कर सकता है अप्लाई। और उसके लिए भी वही प्रोसेस है कि पहले वो लर्निंग अप्लाई करेगा एंड देन 30 डेज़ के बाद परमानेंट अप्लाई करेगा। एंड सेकंड एज है उसकी आफ्टर 18 आपको मोटरसाइकिल और LMV दोनों का लाइसेंस मिल सकता है। ये इसका एज है। और इसमें सिर्फ आपको एक आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की और आधार, इन सब की होगी। सेकेंड, लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या हम अगर हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो क्या रिन्यूअल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा रिन्यूअल। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। और आप तब तक लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं जब तक डॉक्टर आपको फ़िट घोषित करता है, क्योंकि आफ्टर एज 50 आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे यहाँ जो फॉर्म है, फॉर्म 1 है, वो मेडिकल के लिए ही होता है। उस पर अगर डॉक्टर ने ऑथराइज्ड कर दिया कि यू आर फिट फॉर ड्राइविंग तो यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस।
मतलब इसके लिए आपको मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमने आपको अभी जस्ट बताया कि ऑनलाइन सारे सिस्टम हमारे यहाँ हो गए हैं। आप हमारे सारथी पोर्टल पे जाके अप्लाई करके फ़ीस खुद भी जमा करना, क्योंकि फ़ीस तो आपके अकाउंट से कटेगी, एंड फ़ीस जमा करिए और आप मनचाहा टाइम स्लॉट भी लेकर तुरंत आ सकते हैं। मैम आपकी बात करें तो एज अ RTO आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहला चैलेंज तो मुझे महिला होने का ही फेस करना पड़ा, और जिस फील्ड में मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जो ऐसी फील्ड, और ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये फील्ड हम लोगों को मेरिट के हिसाब से डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो जब ARTO की जॉब मिली तो एवरीबडी वाज सेइंग कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है और आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये बड़ा रफ़ एंड टफ़ वालों की ड्राइवर्स से आपका वास्ता पड़ेगा, आपको इलिटरेट लोगों से वास्ता पड़ेगा। बट जब मैंने इस विभाग को ज्वाइन किया तो मैंने देखा बहुत अपॉर्चुनिटी है इस विभाग में हमें काम करने की, क्योंकि एज अ महिला अधिकारी अगर बैठी होती है सीट में तो कोई भी लड़ने या अगर किसी मूड से आता है तो बहुत ज़्यादा आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता। एक इतनी गरिमा या मर्यादा समझ लीजिए रहती है। तो जो विवाद प्रतिदिन ऑफिस में होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और हम लोग जब बैठते हैं तो ऑफिस में बैठे रहते हैं आपकी बात सुनने के लिए, बहुत इफ़िशेंटली काम भी करते हैं। तो इसलिए टाइम जब आप ऑफिस में देंगे और लोग आपको अप्रोचेबल समझते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे कम भी हो जाती हैं। आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग 2001 में JP नगर, जो अब अमरोहा, पहले अमरोहा था, अब JP नगर है, मुरादाबाद के अंदर आता था, वहाँ थी मेरी पोस्टिंग। गोरखपुर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि 2.5 साल हो गए आपको? गोरखपुर का एक्सपीरियंस कुल मिला के मेरा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा सच में प्रेशर था कि ये सेम सिटी है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और चैलेंजिंग जॉब होगी। और लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मेरी, हाँ, थोड़ा चैलेंज तो है ही है, दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो सेम सिटी होने के नाते आपको व्यवस्थित रहकर काम करना है, निष्ठा से काम करना है, दूसरा आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियाँ। तो मेरा पहला प्रमोशन जब RTO में हुआ, मुझे एज अ चैलेंज मुझे ये सिटी दी गई थी RTO में, जिसमें हम 4 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर। ये चारों डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में आते हैं। इनको अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जितने भी निर्देश दिए गए थे मैंने कोशिश की है उन सबको पूरा करने की, और 2.5 साल में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा गोरखपुर जनपद का रहा है। तो मैम, जो गोरखपुर के लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो विमेंस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर की जनता और ख़ासकर मैं यहाँ की लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी गुजारिश रहेगी कि एक मिथक है कि औरतें नहीं कर सकती हैं, लोग, मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो चैलेंज आप फेस करती हैं इन द लेवल ऑफ अपने हाउस, घर, बाहर, ऑफिस, सबको बहुत अच्छे तरह से करना आपके इनबिल्ड है, इन जीन्स में है। तो मुझे लगता है कि उसको आप बहुत अच्छे तरह से करने के लिए आप ऑलरेडी बने हुए हैं, बस समय है आपका मैनेजमेंट का, आप उसको कर सकते हैं। और जनता से मेरी ये अपील है कि जो भी नियम कानून, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट आपको देता है, बस हमारे साथ 2 से 2 कदम मिला के चलिए, आपको ट्रैफिक रूल्स में भी सहूलियत होगी और आपके जीवन की रक्षा के लिए हम हर तत्पर रहते हैं। हमारा परिवहन विभाग जब भी चाहेंगे हम सहायता के लिए आपके लिए आगे रहते हैं। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ज़रूर लगवा लें। मैम, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आपको आंसर क्विक देने होंगे, तो क्या आप तैयार हैं? कोशिश करूँगी। नहीं, इतने भी टफ नहीं है। चलिए, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप अपने डे की शुरुआत कैसे करती हैं? योगा। और खुद की क्या चीज़ पसंद है आपको? मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ओके। एंड स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट खराब था आपका? हिस्ट्री। गाड़ी चलानी आप कब सीखी? 2001 में, जैसे ही मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, वैसे ही कि लोग ये पूछेंगे पहले आप चला के दिखाइए तब हमसे टेस्ट लीजिएगा, तो पहले मैंने अपना टेस्ट दिया। अच्छा, कभी ठोका है किसी को गाड़ी से? फॉर गॉड ग्रेस बिल्कुल नहीं। कभी नहीं ठोका। किससे ज़्यादा मार पड़ी है, मम्मी या पापा? किसी ने मुझे पढ़ाई के लिए कभी नहीं टोका, बट हाँ, कभी कभी पापा स्ट्रिक्ट ज़रूर होते थे पढ़ाई के लिए। कोई मेमोरेबल मोमेंट आपका? जब मेरी ये जॉब लगी थी। ओके। लास्ट गूगल सर्च? G20। ओह, गोरखपुर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यहाँ का गोरखनाथ मंदिर, जो बहुत ही अपने सफाई के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए बहुत फेमस है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। खासकर यहाँ का खिचड़ी मेला, पूरे जनपद, आसपास के जनपदों से भी लोग आते हैं, बट क्या मैनेजमेंट है, क्या लोग सेटिस्फाइड होकर जाते हैं।
मुझे बहुत पसंद आया। लास्टली मैम, गोरखपुर में तो आपने बताया कि आपको मंदिर पसंद है, गोरक्षनाथ मंदिर पसंद है। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर सोनी और लोगों से मिलकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। आप अपनी बातों को बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के रखने के लिए आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम हमारी तारीफ़ करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच लाउड स्पीकर 90 FM में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे साथ RTO मैम अनीता सिंह जी। ऐसी और भी शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।